हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों हमारा जो एनवायरनमेंट है इट इज गेटिंग डिग्रेडेड। साथ में पढ़ेंगे वेरियस वेज टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट रेड डेटा बुक, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑल्सो। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी होती है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही आ जाते हैं। तो कितने अलग अलग स्पीशीज हैं किसी जगह पर, वही बताती है उसकी बायोडाइवर्सिटी। अब ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर बिकमिंग एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। यानी कि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और ह्यूमंस का ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है इन द होम्स ऑफ दीज स्पीशीज। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे दे आर गेटिंग एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, अभी हमें कहीं मिलेंगी ही नहीं ऑन दिस प्लेनेट। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है एंड वी नीड टू गेट अ सोल्यूशन टू दिस। इसके अलावा जो कंजर्वेशन होता है वो एसेंशियल होता है, क्योंकि इससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। अगर हम चीज़ों को कंजर्व नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे सारी ये रिसोर्सेज हैं और सारी ये जो बायोडाइवर्सिटी है जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है इट विल एक्सटिंक्ट, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू अदर यूजेस, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर अर्बनाइजेशन। यानी कि जब फॉरेस्ट को क्लीन किया जाता है और उसके बाद जो हमें लैंड मिलती है उसको हम किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ये पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इस लैंड को आगे एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता है, या यहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाई जा सकते हैं, या फिर फॉर अर्बनाइजेशन ऑल्सो। कॉजेस क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स एंड बिल्डिंग्स, ये भी एक कॉज हो सकता है कि अगर किसी जगह से रोड बनाना है तो सबसे पहले वहाँ का फॉरेस्ट क्लियर करना होगा। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है, लैंड कैसे मिलेगी, फॉरेस्ट को क्लियर करके। इसके अलावा लॉगिंग ऑफ वुड, यानी कि फॉरेस्ट को काटना टू गेट देयर वुड, जिससे कि उसे अलग अलग कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सके। इसके अलावा कई बार फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो जल जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स कैन ऑल्सो कॉज डिफॉरेस्टेशन। ठीक, तो ये तो हमने देखने हैं कुछ कॉजेस। अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दीस थिंग्स। तो सबसे पहले तो देखने को मिलेगी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जब भी कोई फॉरेस्ट कटेगा तो वहां पर रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी स्पीशीज, उनका होगा हमें लॉस। साथ में जब फॉरेस्ट नहीं होते, पेड़ कम होते हैं, तो जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के नहीं रख पाती, और इस वजह से बारिश की वजह से, विंड की वजह से, अलग अलग रीजंस की वजह से सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आते हैं। जो वाटर साइकिल होती है इट्स गेट डिसरप्टेड, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है ओवरऑल। अब देखो, प्लांट्स नहीं होंगे तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो यानी कि जो अर्थ हीट ट्रैप करेगी वो बढ़ जाएगी। जब ज्यादा हीट ट्रैप होगा तो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा। इसी फिनोमेना को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएंगे, बिकॉज प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके फोटोसिंथेसिस कोई नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। सो इससे ऑक्सीजन का लेवल जो है इट विल फॉल डाउन, इट विल डिक्रीज। तो ये तो देख लिया हमने अबाउट डिफॉरेस्टेशन। अब हम बात करते हैं अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्हें हम वाइजली यूज करें, ओवर यूज ना करें, ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, जिससे कि देयर डिप्लीशन विल बी प्रिवेंटेड। ठीक है, अब अलग अलग मेथड्स हैं ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें आता है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन यानी कि कोई ऐसी लैंड जहां पर फॉरेस्ट था, अब उसे काट दिया तो वापस हम उस फॉरेस्ट को रीजनरेट करें, इसी को कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन, रीप्लांटिंग ट्रीज इन अ डिफॉरेस्टेड एरियाज। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जहां भी कहीं खाली लैंड पड़ी है वहां पर फॉरेस्ट है, ये जरूरी नहीं है। अगर लैंड यूजफुल नहीं है तो आप उस पर एटलीस्ट प्लांट्स ग्रो करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज को इंक्रीज करें। सो इट इज प्लांटिंग ट्रीज इन बैरन लैंड्स। मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन, जैसे कि काफी जगहों पर एनिमल्स की हंटिंग इज बैंड, इलीगल प्लांट्स की कटिंग बैन की जाती है, उनका इलीगल ट्रेड बैन होता है। तो ये सारी हो गई कुछ लीगल प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी इनको फॉलो नहीं करेगा देन दे विल हैव टू फेस द रिपरकशंस, पेनल्टीज लगेंगी, पनिशमेंट मिलेगी। एंड नेक्स्ट नंबर 4 आर द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये अलग से कुछ एरियाज होते हैं जो कि इसी पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसमें आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब इन तीनों को ही एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनका पर्पस देखेंगे, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है या नहीं ये समझेंगे, और देखेंगे एक दो एग्जाम्पल। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये वो एरियाज हैं जिनका पर्पस है टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर एनिमल्स का नेचुरल जो हैबिटेट होता है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, उसी में एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। बात करें ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ अलाउड है या नहीं है, तो बहुत ही लिमिटेड होती है, बट हंटिंग जैसा कुछ भी यहाँ पर अलाउड नहीं होता। बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्सेस यहाँ पर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिर इन गुजरात एंड काजीरंगा इन आसाम। तो ये होगा एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट बात करें अबाउट नेशनल पार्क। तो ये बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा, फौना एंड द लैंडस्केप, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और साथ में पूरे ही एंटायर लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउड नहीं होती। एग्जाम्पल में वी हैव जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड एंड सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड लास्ट में आते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है और इनका पर्पस क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद सस्टेनेबल यूज, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करें और साथ में जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबली यूज करते रहें। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये अलग अलग जोन में डिवाइडेड होते हैं। तो जो बफर जोन होता है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। एग्जाम्पल के लिए वी हैव नीलगिरी एंड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व।
अब हम देखते हैं फ्लोरा एंड फौना क्या है, बिकॉज इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं अबाउट फ्लोरा एंड फौना। सो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। फ्लोरा यानी कि प्लांट स्पीशीज किसी भी जगह की, और जब हम बात करते हैं अबाउट फौना तो हम बात करते हैं किसी भी रीजन के एनिमल स्पीशीज की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुंदरबंस में ही देखें तो वहाँ पर फ्लोरा में आपको मिलेंगे मैंग्रोव्स यानी कि प्लांट स्पीशीज, और फौना में आपको मिलेंगे रॉयल बंगाल टाइगर, एस्टुरियन क्रोकोडाइल। तो ये हो गई एनिमल स्पीशीज, ठीक है। तो फ्लोरा और फौना में हमने डिफरेंस देख लिया। अब डिस्कस करते हैं एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं। तो ये वो स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ही मिलती हैं और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और इसीलिए कभी अगर इनका ये पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया डिस्टर्ब हो गया या डैमेज हो गया तो ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज हैं ये सर्वाइव कहीं और नहीं कर पाएंगी, इसीलिए इनको बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पर मिलेंगी। फॉर एग्जांपल फ्लोरा में देखें तो वी हैव साल एंड वाइल्ड मैंगो, एंड फौना में बात करें तो बाइसन एंड इंडियन जायंट स्क्विरल। तो ये कुछ एंडेमिक स्पीशीज हैं, ये हर जगह अवेलेबल नहीं है और हर जगह ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ये जो सारी ये स्पीशीज हैं ये एंडेमिक है टू पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो हमने फ्लोरा एंड फौना डिस्कस कर लिया, एंडेमिक स्पीशीज डिस्कस कर लिया। अब हमने बात की है अबाउट एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑल्सो। तो ये क्या होती हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या है वो समझो। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो कि है एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया, इनको कंजर्व नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये स्पीशीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल इंडियन राइनोसॉर्स एंड एशियाटिक लायन। वही एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है, तो ये वो स्पीशीज हैं जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, ये कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती, अब आपको कहीं पर ये स्पीशीज देखने को नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल डोडो एंड इंडियन चीता, ठीक। तो एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज में क्या डिफरेंस है वो हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जिसे कहा जाता है रेड डेटा बुक। सो ये बुक मेंटेन की जाती है बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे बोलते हैं IUCN, और इस बुक में आपको मिलती है लिस्ट सारे ही एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज की, इस ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इस बुक में क्या है, इसमें आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाती है ऑफ एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के ही, ठीक है। अब देखो जैसे ह्यूमंस माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जॉब्स के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, उसी तरह एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं और इसे बोलते हैं एनिमल माइग्रेशन। डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर फॉर ब्रीडिंग और फॉर क्लाइमेटिक चेंज पर्पस, ठीक है। तो यानी कि जब ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक रीजन से दूसरी जगह जाते हैं फॉर ब्रीडिंग पर्पस या फिर क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, तो इसको कहा जाता है एनिमल माइग्रेशन। इसका एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन जो कि हर साल माइग्रेट करती है टू इंडिया भरतपुर बर्ड सेंचुरी में ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक। तो ये होता है बर्ड्स का माइग्रेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो पेपर रिसाइकलिंग से क्या होगा, एक तो डिफोरेस्टेशन कम होगा क्योंकि पेड़ कम कटेंगे, क्योंकि पेड़ से ही पल्प मिलता है। इसके अलावा एनर्जी और वाटर भी बचेगा। तो आप पेपर रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो भी वेस्ट पेपर है आपके घर में उसे आप कलेक्ट करें, ऐसे ही कहीं भी ना फेंकें। उसके बाद जाकर आप इसे रिसाइकलिंग प्लांट में दे सकते हैं और वहां पर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पल्प और उससे फिर एक नया पेपर बन जाएगा। तो इस तरह जो पेपर है इट विल बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। तो हमारी जो रिसोर्सेज है उन पर बर्डन कम आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, डिफोरेस्टेशन हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ये होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऐसे एरियाज में जहां पर जो फॉरेस्ट थे वो एग्जिस्ट करते थे बट उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो अब हम वहां पर दोबारा फॉरेस्ट को जनरेट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या होंगे, सबसे पहले तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता जा रहा है वो रिस्टोर होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा बिकॉज जो प्लांट्स की रूट है, ट्रीज की रूट है, दे होल्ड द सॉइल। साथ में वाटर साइकिल हमारी मेंटेन रहेगी, क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहे हैं दे रिड्यूस डाउन एंड बायोडाइवर्सिटी विल आल्सो इंक्रीज। तो रिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें अबाउट इंडिया, तो इंडिया में वी हैव वेरियस फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है, ठीक। इसके बाद काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि इन्वॉल्व रहते हैं इन ऑल दीस थिंग्स, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गई, बहुत अलग अलग NGOs हो गए जैसे कि WWF विच इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ऑल्सो अलग अलग सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम्स लाती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज लाती हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो प्रोटेक्टेड एरियाज में हमने पढ़ा था अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जानेंगे। तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले होता है सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो कि होता है कोर जोन। ये हाईली प्रोटेक्टेड होता है और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। कोर जोन के बाद आता है बफर जोन, यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ कर दी जाती है। और थर्ड जोन होता है ट्रांजिशन जोन। तो ये वो जोन होता है जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व और नॉर्मल एरिया के बीच का एरिया होता है, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स भी देखने को मिलेंगे और साथ में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर एनकरेज की जाती हैं, जैसे कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, मतलब ऐसी चीजें करें जो कि नेचर को डिप्लीट ना करें, उसे कंजर्व करने में मदद करें, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में हमने तीनों जोन देखे, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन, ठीक। अब इसके साथ हमारा चैप्टर और इसके सारे ही कंसेप्ट हो गए हैं खत्म, लेकिन हम एक बार हमेशा की तरह की डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे। तो शुरू करेंगे विद डिफोरेस्टेशन। ये क्या होता है, ये होता है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन यूज, अलग अलग पर्पसेस के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सारे ही आते हैं। इसके बाद एफोरेस्टेशन यानी कि आप नए नए पेड़ लगाएं जहां भी खाली जगह पड़ी है, प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अब रिफॉरेस्टेशन क्या होगा, तो ये होगा रीप्लांटिंग ट्रीज वहां पर जहां पर फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे बट उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक। तो जब हम किसी खाली जगह पर हम प्लांट्स लगाएंगे तो वो हो गया एफोरेस्टेशन, बट जब यही प्लांट हम किसी ऐसे लैंड पर लगाएंगे जहां पर फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे तो वो हो गया रिफॉरेस्टेशन। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी हो गई, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि किसी भी रीजन में प्रेजेंट है। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं और वहीं सर्वाइव कर पाती हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कि कंप्लीटली खत्म हो चुकी हैं, ये अब कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। और एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कि हैं एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, अगर इनको कंजर्व नहीं किया, सही स्टेप्स नहीं लिए गए तो फ्यूचर में ये भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं।
एंड लास्ट इज माइग्रेशन। तो माइग्रेशन मैंने आपको बताया ये होता है एनिमल का सीजनल मूवमेंट क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या फिर ब्रीडिंग सीजन की वजह से, जिसमें वो एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रेवल करते हैं। ठीक है, सो विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, साथ में कोशिश करो कि ये फ्री एनसीईआरटी सीरीज आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।